हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए वैकेंसी आई हुई है। और जिसमें टेक्नीशियन थर्ड में अब सिलेबस चेंज हो चुका है और उसी के रिगार्डिंग हम ये आपको टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट 10th क्लास और 9th क्लास का फुल एनसीईआरटी की बुक से शॉर्ट्स नोट्स में आपको रिवीजन कराएंगे। ये आप नोट्स बना भी सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए रेलवे के आप देख सकते हैं, उनमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को कवर किया गया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए ये सीरीज़ ला रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ अब कंटिन्यू चलने वाली है। और आपके द्वारा इस बैच को क्या नाम दें वो भी सजेस्ट कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये सीरीज अब कंटिन्यू पार्ट वाइज चलेगी। सो फ्रेंड्स, ये 10th क्लास का पार्ट 2 है। ये एक डेमो क्लास है। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से लाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे जो कि क्लास 10th का सेकंड पार्ट है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो फ्रेंड्स, हम इसमें सोर्स नोट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हम टोटल इनकी डेफिनेशन या ये कुछ भी डिटेल नहीं बताएंगे। जो एनसीईआरटी में मेन लाइंस हैं, उनका जो शॉर्ट नोट्स है वो आप क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वही बात करेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम एसिड के बारे में यदि जानकारी लें तो एसिड क्या होता है, अम्ल होता है और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि नीले लिटमस को लाल क्षार करता है या अम्ल करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जैसे कि आप अनिल से याद रख लीजिए इसे। जैसे अनिल, तो अनिल क्या है, एक लड़का है। आ से अम्ल, यहाँ अम्ल हो जाएगा। और जो नी है, नी से नीला, मतलब यहाँ हम लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। और वहीं बात करें ला से लाल, तो मतलब अनिल में जो आ जाएगा हमारी ट्रिक, वो क्या हो जाएगी, अम्ल नीले को लाल करता है, मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, आपको केवल एसिड की ही ट्रिक याद कर लेनी है, तो आपको क्षार की अपने आप याद हो जाएगी। यदि आप दोनों को याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। अब उसके बाद बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। फिलहाल आप H+ आयन से याद रख सकते हैं। और एसिड भाषा जो है, जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यही कारण है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो कि हमने सबसे पहले लाइन में पढ़ा है। अब आप देख सकते हैं कि अम्ल में यहाँ पर दिया गया है, जो कि डायरेक्ट रेलवे के प्रीवियस ग्रुप डी में पूछा गया था, प्रबल अम्ल के नाम बताइए। मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें से हमें सेलेक्ट करना था। तो देखिए, सबसे प्रबल अम्ल है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। H2SO4, जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोल या सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड दिया गया है। अब दुर्बल अम्ल की बात करें तो देखिए, इसमें एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, लैक्टिक एसिड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड है, जो कि नॉर्मली टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो कि दूध वगैरह, जब जैसे दही हो जाता है, दही जो दूध से बनता है वो लैक्टिक एसिड के ही कारण बनता है। और जो CH3 जिसे एसिटिक अम्ल होता है, ये भी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको नोट्स दिख रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं। जो भी है, यहाँ पर कुछ भी फालतू की बात नहीं कही गई है। तो प्लीज़, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और आप सभी के बेनिफिट के लिए है ये। सो प्लीज़ हमें फॉलो करते रहिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं सांद्र अम्ल, जिसे कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। तो सांद्र अम्ल में हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि अल्प मात्रा में जल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा एसिड या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड ज़्यादा हो और
वाटर की मात्रा कम हो तो उसे कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा इंग्लिश का भी यूज़ करेंगे। हम हिंग्लिश में बोलेंगे, जिसमें कि देखिए तनु अम्ल जो कि डाइल्यूट एसिड कहलाता है, जिसमें अम्ल की अल्प मात्रा हो और जल अधिक मात्रा में हो। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वाला जो पैरा है ये क्लियर हुआ होगा। देखिए हम काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मोटो है कि आपको सीखने को कुछ मिले। तो फ्रेंड यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे बनाकर प्रॉपर नोट्स के तौर पर याद भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अब बेस की बात करें हम, तो बेस क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जिसे हिंदी में हम क्षारक भी कहते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। देखिए हमने एसिड में बताया था अनिल, तो फ्रेंड यदि आपको अनिल याद रहेगा तो इसका जस्ट उल्टा कर देना है, ये लाल को नीला करते हैं। सो आई होप हम यहाँ इसकी ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं, जिसे कि हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। क्या फ्रेंड, हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब प्रबल एसिड की बात करें, ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि हम बताएं प्रबल बेस कौन से हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों है सबसे प्रबल एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों है। सो फ्रेंड आप यदि हमसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो आपको ये पूरी डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो आपको बता दें हम, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्बल क्षारक, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्यों है पीरियडिक टेबल में, ये हम सब आपको बताएंगे। तो फ्रेंड आप जुड़े रहिएगा। बात करते हैं एल्कली, क्षार। देखिए क्षार और क्षारक में अंतर होता है। अब यहाँ पर देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे कोई भी जो बेस है यदि वो जल में घुलनशील होगा तो वो क्षार कहलाएगा। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो धावन सोडे के नाम से भी जाना जाता है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है फ्रेंड ये एक प्रबल क्षारक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं तो आपको ये याद रखना है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मोम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें साल्ट की, तो लवण एवं लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी एसिड की रिएक्शन और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो फ्रेंड्स आपको साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो यही कारण है कि जो साल्ट है वो एसिड और बेस की परस्पर रिएक्शन से प्राप्त होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल हैं साल्ट के। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको आई थिंक सब कुछ समझ आया होगा बेस और एसिड के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, तो देखिए सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो कहने का मतलब इंडिकेटर्स का काम होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति है या नहीं, उसके हिसाब से इनकी रंग या गंध बदल जाती है। तो अब देखिए बात करते हैं इंडिकेटर्स के प्रकार। ये काफ़ी पूछा गया है तो देख लीजिए। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दूसरा होता है संश्लेषित या कृत्रिम सूचक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और गंधीय सूचक को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब सूंघने वाले, जिस गंध मतलब सूंघने से। अभी आप बात करें, ये पौधों में पाए जाते हैं प्राकृतिक। अब हम पहले प्राकृतिक सूचक की ही बात करेंगे। लिटमस जो होते हैं, जो लाल पत्ता गोभी होती है, हाइजेंड्रिया होती है, उसके फूल और हल्दी। तो फ्रेंड आपको हम बता दें, ये जितने भी और 4 एग्जाम्पल दिए हैं नेचुरल इंडिकेटर के, ये एज ए टीज 2018 की ग्रुप डी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं और आपको 2024 की टेक्नीशियन 3rd या 1st में ये देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है। ये नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिएगा।
बात करें हम कृत्रिम संश्लेषित सूचक की, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थेलिन, ये भी काफ़ी आए हैं। और जो जो टेबल यूज़ में आएंगी वो भी बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अब हम बात करें ओल्फैक्टरी सूचक की या गंधीय सूचक की, तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज या लौंग का तेल। अब देखिए ये टेबल है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि देखिए फ्रेंड्स क्या है। जो प्राकृतिक सूचक हैं हमने पढ़ा था, लिटमस होता है, लाल पत्ता गोभी का रस होता है और हल्दी होती है। तो देखिए रंग गंध में परिवर्तन यदि एसिड होगा तो, और क्षार के साथ ये कैसी देंगे। तो लिटमस को यदि आप अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये लाल होगा, और ये क्योंकि देखिए अनिल नीला लिटमस होगा तो लाल होगा, और क्षारक के साथ करेंगे तो लाल को नीला करेगा। इस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। अब लाल पत्ता गोभी का रस यदि आप लेंगे और अम्ल में डालेंगे तो वह लाल कर देगा लिटमस पेपर को, या कहने का मतलब है ये लाल कलर में परिवर्तन हो जाएगा। और वहीं बात करें यदि क्षार के साथ इसे मिलाया जाएगा तो वह हरा रंग हो जाएगा। तो इससे हम क्लियर कर लेंगे कि ये क्षार में है और ये अम्ल में है। अब बात करें हल्दी, यदि अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हल्दी किसी भी प्रकार का रंग नहीं देती है। और वहीं बात करें यदि क्षार के साथ करती है तो लाल होती है। जैसा कि आपने देखा होगा यदि शादी ब्याह में हम जाते हैं, हल्दी उसमें कपड़ों में लग जाती है और हम साबुन को जब रगड़ते हैं, जो कि एक तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कह लीजिए या सोडियम कार्बोनेट जैसे निरमा होता है, तो ये रेड कलर कर देते हैं हल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो में हो सकता है कि कुछ हमारे बोलने में गलती हो जाए, तो प्लीज़ उसे अपनी तरफ से सुधार कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में हो सकता है कोई ना कोई वर्ड गलती से किस जगह बोला जाए, तो उसे आप समझ लीजिएगा और कमेंट्स में हम उसे सुधार देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं 4 में जो प्राकृतिक सूचक है हाइड्रेंजिया के फूल का रस, तो देखिए अम्ल के साथ रिएक्शन पर यह नीला हो जाता है और क्षार के साथ ये गुलाबी हो जाता है। फ्रेंड ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, खास तौर पर कृत्रिम रेशों से। क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन आया था कि फिनोल्फ्थेलिन जो होता है, देखिए कृत्रिम सूचक की बात करें, फिनोल्फ्थेलिन अम्ल के साथ कैसी रिएक्शन करता है, तो ये फ्रेंड्स रंगीन होता है, और यदि क्षार के साथ मिलाओ इसे तो ये गुलाबी हो जाता है। वहीं मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है अम्ल के साथ और पीला रंग देता है क्षार के साथ। अब बात करते हैं हम गंधीय सूचक। देखिए गंध से आपको पता है प्याज की गंध आती है, वेनिला जो आइसक्रीम होती है एक फ्लेवर होता है वो, और लौंग का तेल, ये गंध करते हैं। तो देखिए अम्ल के साथ प्याज का रस जो है तीक्ष्ण गंध के साथ, और क्षार के साथ ये कोई भी गंध नहीं देता है। वहीं बात करें हम कि अपने जो वेनिला होती है उसकी गंध अम्ल में कोई चेंज नहीं आता है, और क्षार में अम्ल में जैसी गंध इसकी रहती है वैसी ही रहती है, लेकिन क्षार में ये कोई गंध नहीं देता। और लौंग का तेल में भी समान गंध रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं रहता। मतलब जो गंधीय सूचक होते हैं उसमें कोई खास बात आपको क्षार के साथ नहीं याद करनी है, केवल प्याज के रस में अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध आती है, यही रहना है आपको याद। तो फ्रेंड ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूरी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। तो अम्ल और क्षारकों के जो रासायनिक गुण होते हैं कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखिए धातु की अभिक्रिया, अम्ल के साथ यदि धातु क्रिया करती है और क्षारक के साथ धातु जब क्रिया करती है तो क्या होता है। यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, और ये जो पॉप टेस्ट है इस पर से तो 100% आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ अम्ल के साथ जब धातु क्रिया करती है तो क्या बनता है, और धातु जब क्षार के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि यदि अम्ल और धातु क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब जब अम्ल किसी मेटल पर डाला जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस आती है। तो फ्रेंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ एक एक्टिविटी भी थी हमारी बुक में, तो उसे भी हम बात करने वाले हैं। और वहीं क्षार के साथ यदि धातु क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन देती है। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें अंतर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं।
यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन भी करा कर दिखाई है। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा ये। देखिए पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि सुनाई देते हैं। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। तो देखिए जब अम्ल और हम किसी मेटल को किसी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तब वहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अब हम वहाँ पर कुछ नहीं, एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होती है या फ्लेमेबल गैस होती है, जिसके कारण वह पॉप साउंड करती है, इसीलिए इसे पॉप टेस्ट कहते हैं। और ये एक एक्टिविटी आपको दी गई है, आप देख सकते हैं 10th क्लास की। एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर एक हाथ से मोमबत्ती दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर से आपको हर एक क्वेश्चंस पर यहाँ ध्यान रखना है और हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, देखिए अभी हमने अम्ल और क्षार के साथ पढ़ी, अब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट कैसे क्रिया करते हैं वो देखेंगे। क्षार के साथ ये कोई क्रिया नहीं करते, जबकि अम्ल के साथ क्या होता है, अम्ल के साथ जब कोई भी मेटल का कार्बोनेट करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और जल आता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जब एसिड किसी भी मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं। तो आपको देखिए साल्ट दिया रहेगा और CO2 गैस और जल, इस टाइप से ऑप्शन दिए रहेंगे, या हो सकता है किसी रिएक्शन के फॉर्म में दें। जैसे कि आपको पहचानना पड़ेगा ये एसिड है, ये मेटल का कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम मेटल है और CO3 कार्बोनेट को दिखाता है। अब बात करें तो इसके बाद लवण, देखिए सोडियम क्लोराइड जो कि एक नमक होता है, ये एक लवण है, और CO2 गैस है और H2O लिक्विड है। अब आपको यह तो पता ही होगा कि S मतलब सॉलिड, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, G मतलब गैस जो कि ब्रैकेट में लिखा है, L मतलब लिक्विड। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। और यहाँ पर देखिए क्षार धातु के साथ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको दो दी गई हैं रिएक्शन, जो कि एक कार्बोनेट और एक बाइकार्बोनेट के साथ है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है जिस लवण का, और गैस निकल रही है और पानी बन रहा है। देखिए लेकिन यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में, मतलब वेपर फॉर्म में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं चूने का पानी टेस्ट, ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ये इसमें से 99.99% है और 101% क्वेश्चन बनता ही है, तो इस रिएक्शन को नहीं भूलिएगा। देखिए चूने के पानी का टेस्ट क्या होता है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने में प्रभावित करने पर पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि जब चूने के पानी में CO2 गैस को डालते हैं तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, तो वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है। और उल्टा क्वेश्चन आता है कि पानी का रंग मिल्की होने के लिए किस गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि रिएक्शन बताइए। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये से चूने का पानी प्लस CO2। अब जैसे ही इसको करा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि सॉलिड होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है और पानी अलग हो जाता है। अब बात करें जब अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं, तो अधिक मात्रा में जब CO2 प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चूने का पानी होता है और ये देखिए ये जल में घुलनशील है, ये इसे हम संगमरमर भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी कहते हैं। अब बात करते हैं हम अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अब देखिए ये जो टेबल है आपको ये काफ़ी नंबर दिलवाने वाली है, इम्पोर्टेंट है, सो इसे भी देखिएगा। देखिए जब अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है, तो इसे एक कॉन्सेप्ट आता है उदासीनी अभिक्रिया का, कि या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब अम्ल और क्षारक का प्रच्छित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उदासीनी अभिक्रिया होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप अम्ल और क्षारक को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो वहाँ पर लवण और जल बनता है, और इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षारक का जो असर था वो दोनों का नेगलेक्ट हो गया, लवण और जल बन गया। तो इसमें
4 ऑप्शन आते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए आप जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का यूज करेंगे तो देखिए अम्ल क्या हो गया, प्रबल, तो प्रकृति कैसी होगी लवण की, अम्लीय होगी, और जल तो आएगा ही आएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड में, दुर्बल अम्ल ले लिया, प्रबल क्षारक, तो आपको पता है अब लवण की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी और जल बनेगा। थर्ड में बात करें हम, जैसे प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल लिया और प्रबल क्षारक लिया। अब देखिए दोनों चीज़ें यदि तेज होंगी तो उदासीन लवण होगा मतलब, और वो जल होगा मतलब, ये अपने चीज़ों को दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब बात करें हम, जब दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल क्षारक होगा, तो ये भी क्या है, कोई रिएक्शन नहीं देंगे और यहाँ पर जल बन जाएगा। तो फ्रेंड ये चारों जो रिएक्शन हैं, ये चारों रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपने इसमें से बहुत कुछ जाना होगा। अब बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड जितने भी पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स अम्लों की जब धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, कॉपर क्योंकि धातु है, और वहीं एसिड आया तो देखिए लवण और जल बनता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर का भी पूछते हैं, यहाँ पर ये कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला रंग हो जाता है, तो यहाँ पर रंग भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये हर चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का रंग नीला है, तो हर एक लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करें धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ये क्यों होती है, यह पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर पीरियडिक टेबल में जब लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एसिडिटी बढ़ती जाती है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन राइट टू लेफ़्ट होते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती जाती है। तो बेसिसिटी बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरान है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रांसियम तक के यहाँ पर टेबल आती है, तो जैसे कॉपर ये वो, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड आते हैं इसलिए। और कॉपर ऑक्साइड हैं धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं, यहाँ पर सॉरी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हम पीरियडिक टेबल में आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड की, तो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार जो आपकी लवण और जल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधात्विक जैसे कार्बन अधातु है तो उसका ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जल देते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में जो होते हैं अम्लीय होते हैं, तो फ्रेंड और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो फ्रेंड ये वाली जो लाइन है आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो इन पर आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स पीडीएफ का नोट्स बनाते चल सकते हैं आप, या हो सकता है तो इसे डाउनलोड करके अपने नोट्स में सेव कर लीजिएगा और इसे डेली रिपीट कीजिएगा। जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, तो देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजनियम आयन देते हैं, जो कि हमने आपको फर्स्ट पैरा में पढ़ाया था। H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। देखिए ये जो हमने आपको बताया था हाइड्रोनियम के बारे में, ये यहाँ पर है। तो देखिए जब H+ जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और वहीं जल की उपस्थिति में क्षारक OH ऋणायन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ जल दिया गया है और सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग अलग हो गए, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जल बाहर निकलकर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सिल आयन में अलग हो गए। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो फ्रेंड ये लाइन आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका कहने का मतलब है सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, मतलब वे क्षारक जो जल में घुलनशील होंगे केवल वही क्षार होंगे। यह नहीं कि सभी क्षार होंगे, जो कि कहने का मतलब सभी क्षारक हो सकते हैं। कहने का मतलब सभी जो एल्कली हैं वो बेस होंगे, परंतु सभी बेस एल्कली होंगे ये सही नहीं है। इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ आ सकता है। बात करते हैं आगे कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते में सावधानी बरतनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। हमेशा देखिए ऑप्शन कैसे आते हैं, हमेशा अम्लीय क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऑप्शन आपको आएंगे, पहला क्वेश्चन होगा कि जल में अम्लीय क्षारक को मिलाते समय क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो हमें अम्लीय क्षारक को लगातार हिलाते रहना चाहिए, हमें लगातार उन्हें नहीं हिलाते रहना चाहिए, हमें पानी में अम्लीय क्षार डालना चाहिए या जल में अम्लीय क्षार डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जल के साथ अम्लीय क्षारक को मिलाते समय मतलब जल में ही हमें अम्ल क्षार डालना है, ना कि अम्ल या क्षार में जल डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गलत लगाया, मतलब अम्ल या क्षार होने की कंडीशन में हमें जल नहीं मिलाना है क्योंकि यह काफ़ी अत्यंत ऊष्माक्षेपी है जिससे कि अम्ल बाहर उछल सकता है और हमें घायल कर सकता है, हमें चोट लग सकती है। अब बात करें जल, जैसे जल होता है इसकी प्रकृति होती है विलायक के रूप में, तो अम्ल को हम बूंद बूंद करके मिलाएंगे या क्षार को, जिससे कि और हिलाते चलेंगे जिससे कि उसकी रिएक्शन थोड़ी धीमी हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, मतलब उफान कर बाहर आ सकता है। अस्फलित मतलब उफन कर, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। सही बात है फ्रेंड्स, टेस्ट ट्यूब या बीकर में आप लेंगे और जल में यदि आप कोई चीज़ डालते हैं और एकदम से डाल देंगे तो हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए और बीकर टूटकर आपको लग जाए। तो अब बात करते हैं हम आगे जल को अम्ल में डालने से। देखिए मिश्रित अपशिलित होकर बाहर आ सकता है, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। तो देखिए ये सीधा बात आ जाएगी क्वेश्चन में कि हम अम्ल को जल में डालना चाहिए या जल को अम्ल में डालना चाहिए। तो आपने ये पैरा पढ़ा, उसके बाद आपको यही पता चला कि हमेशा जल में अम्ल या क्षार मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल या क्षार में जल मिलाना चाहिए, क्योंकि जल डालेंगे तो यह उछलकर अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अब बात करें हम, देखिए यहाँ पर आप जो पढ़ चुके हैं उसी के बारे में, अम्ल की अभिक्रियाएँ। देखिए अम्ल धातु से रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन देता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कार्बोनेट धात्विक ऑक्साइड के साथ करी थी। तो अम्ल जब करता है तो लवण और जल देता है, किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, ये धातु के साथ, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण CO2 और जल देता है। वहीं बात करें क्षारक के साथ ये लवण और जल देता है, धातु कार्बोनेट के साथ ये लवण CO2 और जल देता है। अब बात करते हैं हम क्षारकों की अभिक्रिया। देखिए धातु के साथ यदि क्षारक क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, वहीं लवण और जल देता है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ भी। बात करें धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, जैसा कि हमने देखा था, और धातु कार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता। अम्ल के साथ ये रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपने जो थ्योरी पढ़ी है ये उसी का संक्षिप्त रूप है। ये जो दो टेबल दिए हैं, यदि आपको ये दोनों ब्लॉक डायग्राम से समझ आ जाता है तो फ्रेंड अम्ल और क्षारक की रिएक्शन आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम थोड़ा तेज़ी रखेंगे, लेकिन अब आप देख सकते हैं आपको कंटेंट यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए अम्ल व क्षारकों में समानता है, सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है और क्षारक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत होता है। तनुकृत मतलब डाइल्यूट हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड ये भी ध्यान रखना है, ये लाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब हम अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते हैं तो ये डाइल्यूट हो जाता है और जल में मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ सकता है आपसे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कमी हो जाती है, आयतन में हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि वॉल्यूम की बात होगी, क्योंकि जब भी है हम किसी चीज़ में कुछ मिलाएंगे तो, और एसिड और बेस की बात करें तो यहाँ पर हम वॉल्यूम पर डील कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप जो स्टूडेंट्स बारीकी से नहीं पढ़ेगा तो क्षेत्रफल, लेंथ, ये वो सब ध्यान नहीं देता है और वो गलती कर देता है, और ऑप्शन भी एग्जाम्पलर ऐसा रख रहा है जिससे कि आप डाउट में गलती करेंगे ही। अब बात करते हैं हम
अम्ल क्षार की प्रबलता। अब बात करें किसी क्षारीय अम्ल की प्रबलता उसके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो अब बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, हम पीएच स्केल की, जिसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे थे। तो पीएच स्केल है, ये क्या होता है, इसका काफ़ी जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, आपको ये कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। कई लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बताते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर पोटेंज शब्द का यूज किया है, इसलिए हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, और जो कि 101% सही है। बात करें पीएच स्केल की, तो यहाँ पर पढ़िएगा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा नहीं है। असल में पीएच का मतलब क्या है वो हमें बताते हैं। देखिए, पीएच में पोजेंस मतलब पुशांश या बोले तो पोटेंज एक जर्मन शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी क्वेश्चन आया कि पीएच शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब बात करते हैं, यदि किसी विलयन का पीएच 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा। यदि किसी का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और किसी का पीएच यदि 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये 3 पॉइंट याद हैं तो आप अम्ल और क्षार को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब बात करें हम, जो देखिए हम प्रबल दुर्बल अम्ल जो बता रहे थे वो पीएच स्केल के बेस पर ही बता रहे थे, बाकी और पीरियडिक टेबल में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यह 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए CH3COOH, HCl, H2SO4, HNO3 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो यहाँ बढ़ते हुए दिखाया है, मतलब यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 14 होगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ये अम्ल की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीएच स्केल बढ़ता घटता बताया गया होगा। अब बात करें हम क्षार की, क्योंकि देखिए उधर हाइड्रोनियम आयन था, यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। तो देखिए अम्ल और क्षार की भी एक कैटेगरी होती है। अम्ल 0 से 6.9 तक चलता है, और वहीं बात करें हम जो क्षार है वो 7.1 से 14 तक चलता है। तो फ्रेंड्स, अब आप बात करेंगे 7 क्या होता है, तो 7 जो होता है वो H2O का पीएच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें यहाँ पर जो है 0 से लेके 6.9 तक, मतलब यहाँ से समझ सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3 लगभग जिनका पीएच होता है 6.9 के अप्रोक्स, जब ये प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और जो CH3COOH है, H2CO3 है, इनका जो पीएच है ये लगभग होगा, सॉरी हमने थोड़ा उल्टा कह दिया फ्रेंड। देखिए दुर्बल अम्ल क्या कहलाएंगे, जिनका पीएच थोड़ा 7 के करीब होगा, तो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 0 कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एसिडिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू कम वो ज़्यादा एसिडिटी, और ये 6.9। तो फ्रेंड ये थोड़ा हमने उल्टा बता दिया। तो प्रबल अम्ल जिसमें जो पीएच वैल्यू होगी वो थोड़ा कम रहेगी, और बेसिसिटी में हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है ये 7 होगा, ये 14 होगा। जो बेसिसिटी थी वो हमने सही बताई थी, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड 7.1 से स्टार्ट होगा और यहाँ से थोड़ा करीब में होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख लें तो यहाँ पर यह 14 के अप्रोक्स मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति 7 से नीचे, जो कि हमने आपको समझाई। बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति 7 से ऊपर, उदासीन 7 पर, जो कि हमने वहाँ पर भी बात की। हाइड्रोजन सांद्रता में वृद्धि, हाइड्रोजन सांद्रता में कमी। बात कर लें 10⁻1 के रेशियो में यहाँ पर घटता जाता है, और यहाँ पर 10 रेशियो में बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, हर जगह अपना रहता है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस ना गुना ये घटता जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करें हम, यहाँ पर हमारे टेबल में दिया गया था उसका है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। यहाँ से क्वेश्चन आया था, पौधे एवं पशु में पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से
7.8 pH परास के बीच में कार्य करता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बन चुका है और ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और इसमें एक और क्वेश्चन था कि हमारा जो टूथ डिके है, टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब हमारे मुंह का pH 5.6 से कम हो जाता है, मतलब वो एसिडिक हो जाता है, तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लाइन लिखी है, मुंह में के pH का मान 5.5 से कम होने पर टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मिट्टी की pH, अच्छी उपज के लिए मिट्टी की pH विशिष्ट परास की होने की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का pH कम या अधिक हो जाए तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारक प्रकृति के पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का pH, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है और भोजन में पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव करता है। ज़्यादा होता है तो फ्रेंड यहाँ से आपको अल्सर होने की भी समस्या बढ़ जाती है। अब बात करें इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए। मुंह में pH का मान जैसे हमने आपको बता दिया था 5.5 से कम होने के पर ये आपका टूथ डिके हो जाता है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, दांतों का इनेमल दंत बल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है और ये सबसे कठोर होता है, ये बात भी देखिए आपको यहाँ मिल जाएगी। यह जल में घुलता नहीं है। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अब पशुओं में भी बात कर सकते हैं। मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल होता है जिसके कारण दर्द एवं जलन के अनुभव होते हैं। डंक मारे गए बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी बात कर लें कि बेकिंग सोडा लगाने पर हमें सुरक्षा मिलती है। नेटल के डंक में मैशनोइक एसिड या मैथेनोइक कह लीजिए इसे, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक स्थान पर डाक पौधे की पत्ती को रगड़ कर किया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपको ये बात बताई। pH के बारे में आपको बता दिया है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक उदासीन लवण देते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की रिएक्शन होगी। प्रबल अम्ल लवण देंगे, अवण लिखा है यहाँ पर, जो कि 7 से pH कम होगी। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल होंगे तो क्षार की प्रकृति होगी और pH 7 से ज़्यादा होगा। ये टेबल हमने आपको पहले ही बता दी थी। अब बात करें साधारण नमक से रसायन, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट भी इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो पांचों आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके यूज और फॉर्मूले और रिएक्शन पेपर में पूछी जाती है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ये आपको रिएक्शन दी गई है। यहाँ पर क्या है, एनोड पर क्लोरीन गैस लेते हैं, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसके उपयोग भी देख सकते हैं आप। इसके उपयोग हैं हाइड्रोजन ईंधन, मार्गरीन, क्लोरीन, जल की स्वच्छता PVC CFC में, हाइड्रोजन क्लोराइड इस्पात की सफाई औषधियों की में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन और कागज़ बनाने के लिए। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण बनाने के लिए और घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन मतलब रंग निकालने में। विरंजक चूर्ण आप देख सकते हैं। शुष्क बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन पर क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और पानी अलग होता है। यह भी काफ़ी फॉर्मूला पूछा जाता है इसका डायरेक्ट कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके यूज की। तो आप यूज़ पढ़ सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग में करते हैं, लिनन में करते हैं, वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में। तो फ्रेंड्स ये भी पूछ लेते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस प्रकार का है, तो ये एक अपचायक है। बात करें पीने वाले
जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए भी रोगाणुनाशन में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन जल, CO2 और अमोनिया की रिएक्शन होती है जब अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसे निम्न प्रक्रिया से बनाते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो होता है जब इसे गर्म कर लेते हैं तो ये कपड़े धोने वाला भी बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। बात करें, देख लीजिए आप यहाँ पर इनके जो यूज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो यूज़ हम पढ़कर अब आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। ये हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, जो कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, तो मतलब बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पाव, रोटी, केक, खमीर बनता है और यह मुलायम स्पंजी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद बात करते हैं, यह एंटासिड के रूप में भी क्रियाशील है। मतलब जो बेकिंग सोडा होता है वो इनो वगैरह में भी यूज होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। मतलब सोडा एसिड जो एक्सटिंग्यूशर होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। बात करें धावन सोडा, जिसे हम कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट .10H2 होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O मतलब सोडियम इंटू 10H2 बनता है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कांच, साबुन उद्योग, कागज़ वाले में किया जाता है। साथ ही बात करें बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग घरों की साफ़ सफाई में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है। जल के मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 अणु इसका पानी का मिलाकर यह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका यूज़ देख लें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही रखने पर स्थिर करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट के सामान बनाने में करते हैं। मूर्तियाँ भी बनती हैं। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए भी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा घर में। और बात करें क्रिस्टलन का जल, तो जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स। ये फॉर्मूले देकर पूछ लेते हैं इसमें जल के कितने अणु हैं, और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से इसमें गड़बड़ी कर देता है। और जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु हैं, तो यहाँ पर आपको 5H2O नहीं लिखा आता है, तो हमको 5 देना पड़ता है कि यहाँ पर जल के कितने अणु मिले हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट कहेगा, सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने क्रिस्टलन, मतलब क्रिस्टलन के कितने जल अणु हैं, तो यहाँ पर 10 है, क्योंकि यहाँ पर 10H2O है। और वहीं बात करें कॉपर सल्फेट में, जो कि और .2H2O, मतलब यहाँ पर पूछा जाएगा जिप्सम में कितने अणु क्रिस्टलन के जल के क्रिस्टलन के हैं, तो यहाँ पर 2 हैं। तो फ्रेंड आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी। हमने पूरी कोशिश की है आपको हर एक प्रकार से अच्छे से समझाने की। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।